जय हिंद साथियों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का यहाँ पर हिंदी का पेपर आज आयोजित हो चुका है। माध्यमिक परीक्षा 2023 का यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का हिंदी का पेपर आज आयोजित हो चुका है और कुल यहाँ पर 80 नंबर का आपको यहाँ पर पेपर पूछा गया था और यहाँ पर कुल प्रश्नों की जो संख्या रखी गई थी वो 23 प्रश्नों की संख्या आपके रखी गई थी और प्रिंटेड पेजेस की यहाँ पर संख्या 11 थी। तो यहाँ पर आपको पेपर हल करने का जो समय दिया गया था वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था और कुल पूर्णांक 80 थे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर के आंसर की के बारे में। तो पहला प्रश्न जो दिया गया था वो स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहले हम परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश जो पेपर में आए थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, परीक्षार्थियों को सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र से प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखने थे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य थे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो आपको उत्तर पुस्तिका दी गई थी उसमें लिखने थे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड था उनके उत्तर एक साथ लिखने थे और प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना था। इस प्रकार से हमने परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पढ़े और हम शुरुआत करते हैं आज की इस आंसर की के बारे में। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ साथियों, पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपसे गद्यांश पूछा गया और गद्यांश में आपसे 5 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यह गद्यांश आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा पेपर में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया था भय, ऑप्शन ब है प्रसन्नता, ऑप्शन स है आश्चर्य और ऑप्शन द है निर्वेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा भय। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। एक देश को दूसरे देश के भय के कारण हो गए हैं निर्बल, सबल, स्थायी, क्षणिक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन से स्थायी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न संख्या 3 है, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है शोषण की प्रक्रिया, भयजनित प्रक्रिया, शंका की प्रक्रिया, भाईचारे की प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शोषण की प्रक्रिया, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर स्थायी हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका सही आंसर शोषण की प्रक्रिया हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? जो छात्रवृत्ति है वो किस वृत्ति से भिन्न है? वर्ग वृत्ति से, छात्र धर्म से, सशस्त्र वृत्ति से, छात्र क्रम से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ग वृत्ति से। अगले प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में ही 5वां प्रश्न है जो पेशे से पूछा गया, आपको उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? यहाँ पर उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? वणिक संघ की, भय निवृत्ति संघ की, विप्र संघ की, छात्र संघ की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन द होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, छात्र संघ की। उच्च और पवित्र आदर्श के लिए छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो भी आपको अपठित काव्यांश पूछा था। पहला आपको अपठित गद्यांश पूछा है, दूसरा आपको अपठित काव्यांश पूछा था, जिसमें यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया था, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। इस प्रकार से ये अपठित काव्यांश आपको दिया गया था और यहाँ पर इस प्रश्न में आपके लगभग प्रश्न संख्या 6 से 10 तक इस काव्यांश से प्रश्न पूछे गए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? पहला ऑप्शन वृद्धावस्था, दूसरा ऑप्शन बचपन, तीसरा ऑप्शन यौवन और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था वो जरावस्था दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ब, बचपन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 7 की हम बात करते हैं।
कवयित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है। कवयित्री जो है उनके अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है। तो जो जीवन बन गया है वो पहला ऑप्शन भार, दूसरा ऑप्शन हल्का, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सूखी और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भार। अगले प्रश्न संख्या 8 की हम बात करते हैं। निर्मल शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन पवित्र, दूसरा ऑप्शन निशाय, निर्वेद, सबल। तो निर्मल जो शब्द का अर्थ होता है वो ए ऑप्शन इसका पवित्र सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। यानी कि जो ऊपर काव्यांश आपको दिया गया था, जो पढ़ने के लिए दिया गया था, उसमें से काव्यांश में संताप मिटाने वाला है परिवार, सहयोगी, बचपन, यौवन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा बचपन। प्रश्न संख्या 10 की हम बात करते हैं। नंदनवंशी क्या फूल उठी। उपवन, बगिया, उद्यान और कुटिया। तो नंदनवंशी जो फूल उठी वो कुटिया उठी थी। द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में आपसे यहाँ पर पूछा गया मैं क्यों लिखता हूँ। ये पाठ दिया गया है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ में लेखक ने किस विभिषा का वर्णन किया है। मैं क्यों लिखता हूँ, जो लेखक इस पाठ को लिखता है तो किस विभिषा का यहाँ पर वर्णन किया है। पहला ऑप्शन हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का, दूसरा ऑप्शन भोपाल की गैस दुर्घटना का, और तीसरा ऑप्शन दिल्ली के दंगों का, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया था वो आपको दिया गया था एक सुखद अनुभूति को दुख में बदल गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12वां दिया गया है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे अपना मुंह निहारा करते थे आईने में। तो उपयुक्त पंक्ति में ये जो पंक्ति दी गई है ऊपर, इस पंक्ति में किस पाठ से उद्धृत है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, यानी कि ली गई है किस पाठ से। पहला ऑप्शन जॉर्ज पंचम की नाक, दूसरा ऑप्शन माता का अंचन, और तीसरा ऑप्शन साना साना हाथ जोड़ी, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर ए ही ठेया झूलनी है रानी हो रामा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ब हो जाएगा, माता का अंचन इस पाठ से ये उद्धृत है। अगला प्रश्न संख्या 2 है। देखो प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर लगभग 6 रिक्तस्थान की पूर्ति करनी थी आपको, जिसमें पहला रिक्तस्थान दिया गया था प्राय गुण दोष। देखो प्राय गुण दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं खालिस्तान। तो किस संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया आती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो भाववाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग जो वक्ता यानी कि बोलने वाला या लेखक लिखने वाला स्वयं अपने लिए करते हैं, वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है। तो जो वो सर्वनाम कहलाता है, यहाँ पर दिया गया स्वयं यानी कि निज, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, देखो क्रिया का प्रभाव या फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है। जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। यहाँ पर 2 क्रियाएं होती है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो अकर्मक क्रिया, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी इसका सही आंसर। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया था, परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के।
तो यहाँ पर जो उपभेद होते हैं वो दो उपभेद यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी भाषा में मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है? तो 3 प्रकार के हिंदी भाषा में उपसर्ग प्रचलित है, एक विदेशी और एक हिंदी तथा उर्दू। इस प्रकार से 3 यहाँ पर उपसर्ग के प्रकार आ जाते हैं। अगला है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो यहाँ पर जो खालिस्तान में आता है कृत प्रत्यय, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कृत प्रत्यय आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखने थे। यण संधि का उदाहरण सहित समझाइए। यण संधि की आपको परिभाषा लिख देनी थी और एक उदाहरण आपको दे देना था, जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक। इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते थे। उसमें द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस प्रकार से एक एक उदाहरण भी आप इनका दे सकते थे। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है। देखो, जो कीचड़ उछालना मुहावरे का जो अर्थ आता है वो बदनाम करना होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 4, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो यह है, पहले एक काम, देखो पहले एक काम पूरा बाद में। इसका सही आंसर पहले एक काम पूरा बाद में, यानी कि एक काम करने से सारे काम हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका लोकोक्ति का अर्थ लिख सकते थे आप। बाल गोपीन भक्त पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? तो बाल गोपीन भगत पाठ के नाम से लेखक ने साधारण जीवन जीने की शिक्षा दर्शाई है। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तिलिये से हाथ और होठ पोंछकर कौन सा भाव को दर्शाया है? तो इसमें नवाबी भाव को दर्शाया है। प्रश्न संख्या 7 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किससे संबंध है? तो यहाँ पर फादर फुल्के इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक कहानी भी यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है? तो यहाँ पर अपने पिता का और शीला अग्रवाल का यहाँ पर प्रभाव अधिक उभर कर आया है। गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। अगले प्रश्न की हम बात करें, मोतीन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए 11वां प्रश्न, खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने किससे कही? तो ये जो उपयुक्त वाक्य हैं वो दुलारी ने टूनू से कही। याद रखना, दुलारी ने टूनू से कही। इस प्रकार से आपने पूरा पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सही किया होगा। ये आपके बड़े प्रश्न है। बड़े प्रश्न आपने जैसा पढ़ा है इस तरीके से करके आ गए होंगे। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? तो आप जिस तरीके से किताब में पढ़े हैं क्यों लगाया उसके बारे में आप लिख कर आ गए होंगे। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोपीन भक्त ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा था, यह आप लिख कर आ गए होंगे। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी, लिख दिए होंगे। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। 10वां प्रश्न, संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है? और यहाँ पर आपसे खंड 6 में सप्रसंग व्याख्या करनी थी।
दोनों में से एक कोई सी भी व्याख्या आप करके आ गए होंगे। प्रश्न संख्या 20 में आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 में आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिख कर आना था, जिसमें वैश्विक जो महंगाई है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था। तो इसमें से आप कोई सा भी एक निबंध करके आ गए होंगे। यहाँ पर जो 22वां क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुरा का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखी है। तो यहाँ पर विद्यालय महोदय से खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, और अथवा में आपसे एक पत्र लिखने के लिए बोला गया था। और प्रश्न संख्या 23 में विज्ञापन और अथवा में भी आपको विज्ञापन लिखनी थी। तो आपने कोई सी भी एक विज्ञापन लिख दी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, और आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम का यहाँ पर सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।